हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम पर डिस्कशन आज करना है। आज बात करते हैं रिएक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम बताना था। तो मैंने कहा था रिएक्शन की प्रॉब्लम जब भी आए उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन नोट करके लिखवाया भी था कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। अब बात बंद कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए क्योंकि अब 2-2 मिनट हमारे लिए हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन की प्रॉब्लम कभी भी आए तो उसमें बड़ी खास बात होती है कि रिएक्शन हमारा बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस है तो फिर आप प्रॉब्लम हल कर लें। और 3 तरीके की कैटेगरी आज बताऊंगा कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हो, दूसरा बताऊंगा एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट 2 हो और अमाउंट किसी एक का दिया, और तीसरा केस बताऊंगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तो 2 और अमाउंट दोनों का दिया होगा। फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा डिस्कशन करना है। प्रॉब्लम उस लिमिटिंग एजेंट की प्रॉब्लम कहलाती है। आइए भाई बात करें तो हमने पहले कल एक बात बताया होगा कि हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, वही आज थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन के बारे में बात की। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तरह ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और हाइड्रोकार्बन जनरली 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। भैया अपनी जिम्मेदारी समझ के बैठे, थोड़ा सा है कि कॉपरेट करिएगा, बात करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब आगे बैठ जाइए 2 घंटे आराम से बस सुनते चलिए, फटाफट रिकॉल करते चलिए। जो आपने पढ़ा है वो सब देखिए कि हाँ कनेक्ट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा तो कनेक्ट करते चलिए। क्योंकि बार बार ये कहना कि आप शांत हो जाइए तो थोड़ा सा ठीक नहीं, क्योंकि टाइम कम है। 1 साल होता तो मैं कहता चलो भाई 2-5 मिनट बात कर लीजिए, लेकिन अब समय नहीं है, इसलिए आपको पूरा सहयोग करना पड़ेगा इस संस्थान का। और फिर इस संस्थान में जितने भी लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका सहयोग यही है कि आप शांति से बैठे। तो हाइड्रोकार्बन में मैंने कहा कि 2 तरीके के हैं भाई, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में जो एग्जांपल है क्या होता है? एल्केन। अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है एल्कीन। और मैंने कहा हाइड्रोकार्बन कोई भी उसका कन्वर्शन कराने का एक तरीका मैं आपको बताया था। जैसे मैंने कहा 1 मोल हाइड्रोकार्बन है CXHY, इसका कन्वर्शन कराना। अच्छा यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या मानेगा 1। अच्छा कोफिशिएंट ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करती है? लास्ट टर्म में बताया था कि कोई रिएक्शन जब हम लिखते हैं कुछ कहे ना कहे, जैसे ऐसा रिएक्शन लिखा N2 + 3H2 gives 2NH3, मान लीजिए रिएक्शन आपके सामने। तो बेटा एक बात सुनो कि रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पहले जो नंबर लिखे होते हैं, जो नंबर लिखे एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं और एक ऑलवेज मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? इसको पढ़ना तो आप पढ़ेंगे 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन गिव 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये तरीका है आपने रिएक्शन पढ़ना है। जैसे हमने कहा कि भाई मान लो कोई एक हाइड्रोकार्बन है 1 मोल है और इसका कंबशन कराना, तो हमें यहाँ पर X + Y/4 इतना मोल जब हम ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करेंगे तो यह 1 मोल हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन होगा। आफ्टर कंबशन X मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, X मोल बनेगा CO2 एंड Y/2 मोल क्या बनेगा? वाटर वेपर। चलो वेपर मान लो, लिक्विड भी बन सकता है। एक बेसिक रिएक्शन है, कोई हाइड्रोकार्बन हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, उसका कंबशन कराना है तो आप इस पैटर्न से करा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सपोज करिए हाइड्रोकार्बन मैंने लिया C2H6, ये इथेन है, हाइड्रोकार्बन ले रहा हूँ इथेन C2H6, इसका कंबशन कराना। अच्छा बताओ इस 1 मोल इथेन का कंबशन कराना, इस 1 मोल इथेन में कार्बन का कितना मोल है? 2 और हाइड्रोजन का 6 मोल 6 मोल। अच्छा यहाँ X कितना है? 2 और Y 6। बस यहाँ पर देखिए यहाँ पर X + Y इसका मतलब 2 + 6Y। इतना मोल O2 जब इस 1 मोल इथेन को देंगे तो कंप्लीट कंबशन होगा। X मोल CO2 बने, X बोले तो 2 मोल CO2 बनेगा आफ्टर कंबशन
y बोले तो कितना 6/2 कितना 3 मोल वाटर वेपर बन जाएगा। ये रिएक्शन आपने लिखी और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3/2 माने 1.5 माने 1.5, जिसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3.5। तो ये ओवरऑल जो आ गया ये आ गया 3.5। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। ये रिएक्शन बता रहा है कि 1 मोल ईथेन का यदि कंप्लीट कंबशन कराना है तो 3.5 मोल ऑक्सीजन देना पड़ेगा। आफ्टर कंबशन 2 मोल CO2 बनेगा एंड 3 मोल क्या बनेगा वाटर। ऐसे कोई भी हाइड्रोकार्बन लेके कंबशन कराया जा सकता है और रिएक्शन को लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए जरा एक विशेष बात और करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक रिएक्शन आप अपने मन से बताते चलिए। जैसे मैंने कहा एक ब्यूटेन है C4H10 लिया और इसका कंबशन करा, ये तो श्योर है ऑक्सीजन से रिएक्शन हो। एक छोटा सा तरीका लास्ट में और बताया, मान 1 मोल कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराना, ये तो श्योर है कि ऑक्सीजन से ही रिएक्शन कराना। अच्छा बताओ आफ्टर कंबशन कितना CO2 बनेगा? कितना? 4 मोल। रिएक्शन हमेशा मोल पे करने की। अच्छा इस 1 मोल हाइड्रोकार्बन में जितना मोल कार्बन का होगा आफ्टर कंबशन उतना ही मोल क्या बनेगा CO2। और इस हाइड्रोकार्बन में जितना मोल हाइड्रोजन एटम का होगा उसका आधा। तो हाइड्रोजन एटम का मोल है कितना 10 मोल हाइड्रोजन एटम, आधा करिए क्या होगा 5 मोल। इसका मतलब यहाँ 5 मोल वाटर बनेगा। अच्छा इधर ऑक्सीजन के एटम जरा काउंट करें, यहाँ कितना हुआ 8 और 5 कितना 13 मोल ऑक्सीजन एटम। और 13 मोल ऑक्सीजन एटम में तो मॉलिक्यूल कितने होंगे 6.5 उसका आधा। ठीक, यहाँ लिख दीजिए 6.5। ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया कि 1 मोल ब्यूटेन को ऑक्सीडाइज कराना है तो 6.5 मोल ऑक्सीजन देना पड़ेगा। आफ्टर कंबशन 4 मोल CO2 बनेगा और 5 मोल क्या बनेगा वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं। हमारा जो डिस्कशन ये है कि भाई चलिए कोई सवाल आ जाए, मान लिया क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा NCERT का कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट लिखा हुआ है। जैसे मीथेन लीजिए, मीथेन यही एग्जाम्पल मान लिया, मीथेन है इसका हमें कंबशन कराना। बताओ भाई मीथेन का कंबशन कराना तो आफ्टर कंबशन कितना मोल CO2 बनेगा और ये CO2 गैस बना। और वाटर का कितना मोल बनेगा 2 मोल वाटर बना, ये वाटर वेपर बना। ठीक है, बताइए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? नहीं, बैलेंस करना है। क्या इधर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 4 मोल, 4 मोल एटम है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे 2। यहाँ 2 लगा दीजिए, रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस। अच्छा भाई ये रिएक्शन बैलेंस है और ये बता रहा है कि 1 मोल मीथेन जब 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के बाद 1 मोल CO2 बनेगा, 2 मोल क्या बनेगा वाटर वेपर। ठीक है भाई। अच्छा जरा सा जब सबका मोल पता है तो डिफरेंट ये सब गैस है, सभी का मोल पता है तो जरा बताओ सभी के मॉलिक्यूल की संख्या भी आ जाएगी। 1 मोल मीथेन है तो मॉलिक्यूल कितने हैं? अच्छा 2 मोल O2 मतलब मॉलिक्यूल 2 अच्छा रिएक्शन के बाद 1 मोल CO2 बना तो मॉलिक्यूल CO2 के कितने बनेंगे n ना। 2 मोल वाटर वेपर है तो मॉलिक्यूल वाटर वेपर कितने होंगे 2n ना। 2 मोल वाटर वेपर बन रहा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल होंगे 2n ना। अच्छा 1 मोल मीथेन है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा एट STP। 1 मोल मीथेन गैस है तो STP पर वॉल्यूम क्या होगा 22.4 लीटर। अच्छा बताइए 2 मोल O2 है तो वॉल्यूम क्या होगा 44.8 लीटर एट STP। 1 मोल CO2 बन रहा है तो वॉल्यूम कितना बनेगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट द कंडीशन ऑफ NTP या STP। अच्छा 2 मोल वाटर वेपर बन रहा है तो 2 मोल वाटर नहीं है 2 मोल वाटर वेपर तब वॉल्यूम क्या होगा 44.8 लीटर। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 तो 2 मोल वाटर वेपर बना तो वॉल्यूम होगा 44.8 लीटर। अच्छा यही पे परिवर्तन मैं करना चाहूंगा, यदि मान लीजिए कभी ये वाटर वेपर ना होता केवल वाटर होता तब बताइए 2 मोल वाटर का वॉल्यूम यहाँ STP पर यही लिखते क्योंकि 2 मोल फिर वाटर है और वाटर की समस्या पे बात हुई थी कि वाटर की डेंसिटी कितनी 1 ग्राम पर ml। तो जितना वाटर का वॉल्यूम कहते हैं कि मास होगा उतना ही क्या होगा वॉल्यूम। तो 2 मोल वाटर का मास कितना होगा 36 ग्राम और 36 ग्राम वाटर है तो वॉल्यूम होगा 36 ml। यदि बेटे यहाँ वाटर लिक्विड होता तो 2 मोल वाटर का वॉल्यूम फिर हम यहाँ पर लिखते क्या लिखते हैं यहाँ पर 36 ml।
36 क्या लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ वाटर वेपर लेके चल रहा हूँ। तो अब उस वाटर वेपर है, इसका मतलब गैस है, तब तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि 2 मोल वाटर वेपर का वॉल्यूम एट एचटीपी पर होगा 44.8 लीटर। अच्छा बेटे एक बात बताओ, 1 मोल मीथेन का मास निकाला जाए तो क्या होगा, 16 ग्राम। 1 मोल मीथेन का मास क्या, 16 ग्राम। 2 मोल O2 का रिएक्शन हो रहा है, 2 मोल O2 का मास क्या होगा, 64 ग्राम। 1 मोल O2 का मास 32, 2 मोल O2 का मास 64 ग्राम। अच्छा रिएक्शन हुआ, 1 मोल CO2 बन रहा है, 1 मोल CO2 का मास 44 ग्राम। अच्छा 2 मोल वाटर वेपर बनना, मास क्या होगा, 1 मोल वाटर वेपर का मास 18 ग्राम, 2 मोल का क्या होगा 36, 36 ग्राम आ जाए। मिला करके पूरा डेटा लिख दिया। देखिए ये मोल की लाइन है, ये नंबर की लाइन है, ये वॉल्यूम का लाइन है, ये मास का लाइन है। अब इसी में क्या करना है आपको कि कई सवाल बनते हैं इसे। देखिए जैसे भाई सवाल में आ जाए कि अच्छा एक बात और पहले समझिए। अच्छा बताओ 1 मोल मीथेन 2 मोल O2 से रिएक्शन कर रहा है, तो मीथेन और O2 जो रिएक्शन कर रहे हैं उनके रिएक्शन का बाईमोल क्या रेशियो है, 1:2। इसका मतलब 1 मोल मीथेन 2 मोल O2 से, तो 2 मोल मीथेन 4 मोल, 10 मोल मीथेन 20 मोल। ये दिमाग में चलने लगा, क्योंकि रेशियो पता चल गया कि मीथेन और ऑक्सीजन का जो बाईमोल रेशियो होगा वो 1:2 होगा। क्या 1:2 बाईमोल रेशियो। अच्छा N0 मॉलिक्यूल मीथेन रिएक्ट्स विद 2 N0 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो बताओ रेशियो निकाले तो क्या है 1:2। N0 2 N0 से 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, तो 10 मॉलिक्यूल 20 मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल 2000, 5000 मॉलिक्यूल 10,000। सेट हो, रेशियो पता चल गया, सिंपल रेशियो में लिखा। अच्छा बताइए 22.4 लीटर मीथेन 44.8 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो 1 लीटर मीथेन ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा, 2 लीटर। इसका मतलब यहाँ से रेशियो 1:2 आएगा। अच्छा बेटा जरा 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, 1 ग्राम मीथेन, इसका मतलब 1 ग्राम मीथेन ऑक्सीजन के 4 ग्राम से रिएक्शन करेगा। ये रेशियो है बाई मास। ये रेशियो जो लिखा है मैंने बाईमोल रेशियो क्या है देखते चलना, यही रिएक्शन की जो प्रॉब्लम है यही से आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये है रेशियो जो है बाईमोल रेशियो मैंने लिखा है, ये बाई नंबर रेशियो मैंने लिखा है, और ये बाई वॉल्यूम रेशियो लिखा गया है, और ये बाई मास रेशियो लिखा है। बहुत सारे सवाल आते हैं, आगे देखेंगे। तो एक बात समझ में आती कि किसी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट देखिए हैं, दोनों गैस, दोनों क्या है गैस, तो उनके रिएक्शन करने का जो रेशियो मोल का है वही रेशियो नंबर का भी है, वही रेशियो वॉल्यूम का, बट वह रेशियो मास का नहीं है। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि 1 ग्राम मीथेन 2 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ये बोलना नहीं। 1 ग्राम 4 से, हाँ यस थैंक यू, 1 ग्राम 4, ठीक है। इसका मतलब आप समझ में आ गई होगी। कोई मैं बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। देखिए भाई, तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, देखिए जो रेशियो मोल का है वही नंबर का है, वही वॉल्यूम का है, लेकिन वो रेशियो मास का नहीं। ऐसा यहाँ नहीं, किसी भी रिएक्शन में आप देख सकते हैं। हमने एक उदाहरण लिए एनसीईआरटी, जैसे एक छोटी सी बात और करना चाहूँ। अच्छा जैसे इसी में सवाल बना दे, कहेगा 1 मोल मीथेन का कंबस्शन कराना है तो कितना मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 2 मोल। 1 मोल मीथेन का कंबस्शन कराना है तो कितना मास ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा, तो रिलेशन कई बनेगा, मोल मोल में रिलेशन बनेगा, मोल नंबर में बनेगा, मोल वॉल्यूम में बनेगा, मोल मास में बन जाएगा। इसका मास लेके इसका मोल पूछे तो मास मोल में, मास नंबर में, मास वॉल्यूम में, मास मास में, रिलेशन बहुत सारे बनते हैं। कहे भाई 16 ग्राम मीथेन का कंबस्शन कराया गया तो बताओ कितना मास CO2 का बनेगा। 16 ग्राम मीथेन को ऑक्सीडाइज कराया गया तो कितना मास CO2 का बनेगा। अच्छा 8 ग्राम मीथेन का कंबस्शन कराएंगे तो कितना मास CO2 का बनेगा। भाई सवाल एनसीईआरटी में पूछा, सुनिए क्या पूछा। वो कहा कि मीथेन का कंबस्शन कराई और 22 ग्राम CO2 बनाई, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोड्यूस करना है, तो बताओ कितने मोल मीथेन का कंबस्शन कराना पड़ेगा। हाँ मोल बोलते चलिएगा, समझ में तब गया। आपने रिएक्शन तुरंत लिखा, रिएक्शन सब बता रहा है, रिएक्शन ही पूरी मदद करेगा।
वो कराया 1 मोल मीथेन का जब तुम कंबशन कराओगे तो 44 ग्राम CO2 पाओगे। तो केवल 22 ग्राम तुम्हें CO2 प्रोड्यूस करना है, इसके केवल 0.5 मोल मीथेन का क्या करेंगे कंबशन, तो आपको 22 ग्राम CO2 मिल जाएगी। NCERT का यही एग्जाम्पल दिया हुआ। एक सवाल और पूछा है, पैरेलल 2 सवाल बनाया उसमें, कहा कि बताओ 36 ग्राम मीथेन का 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करना है, मीथेन का कंबशन कराना है, 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करना है, तो कितना मोल मीथेन का कंबशन कराना पड़ेगा? बोलना भाई, बताइए 36 ग्राम वाटर बनाना है तो कितने ग्राम मीथेन का कंबशन कराना पड़ेगा? 16। कितना? 16। इतने ग्राम का कंबशन होगा तब जाके इतना। हाँ कह रहे हैं हमें तो सिर्फ 18 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करना है, तो इसके कितने मास का कंबशन करना है? ये रिएक्शन ही सब आपको हिंट देगा, बताएगा, देखते रहिएगा, सब समझ में आए। चलिए खैर ये सब मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत साधारण बात पे चर्चा हुई, लेकिन 3 महत्वपूर्ण बात हमने जो किया है वो दिमाग में रखिएगा। किसी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हों, दोनों गैस हों, उनके आपस में रिएक्शन करने का जो रेशियो मोल का होगा वही रेशियो नंबर का होगा, वही रेशियो वॉल्यूम का होगा, बट वह रेशियो मास का नहीं। फिर कैसे? सुनिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने कहा C3H8 है, C3H8 ये प्रोपेन है बेटा, प्रोपेन का हमें कंबशन कराना है, तो बताओ 3 मोल CO2 बनेगा, 4 मोल वाटर बनेगा, यहाँ पर 5 मोल ऑक्सीजन देना। रिएक्शन लिख लिया, ये सब गैस हैं, ये सब हमने कहा गैस, ठीक है, वाटर वेपर है, ठीक। तो भाई जरा रिएक्शन बैलेंस है, तो क्या रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल प्रोपेन रिएक्ट्स विद 5 मोल ऑक्सीजन, सही। अच्छा मैं ऐसा लिख दूं कि 1 मॉलिक्यूल प्रोपेन रिएक्ट्स विद 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बोले भाई यस। अरे 1 मोल प्रोपेन मतलब मॉलिक्यूल कितने हैं? 5 मोल O2 मतलब कितने मॉलिक्यूल? 5 N0, तो इसके N0 इसके 5 N0 से रिएक्शन करेगा, तो रेशियो क्या होगा? 1:5। देखिए मोल का जो रेशियो है वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। अच्छा 1 मोल प्रोपेन गैस का वॉल्यूम एट STP पर क्या होगा? 22.4। 5 मोल O2 का वॉल्यूम क्या होगा? 5 × 22.4। रेशियो निकालने का 1:2, इसका मतलब यहाँ 1:5 यहाँ लिख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये रेशियो लिखिए। हाँ तो देखिए जो रेशियो मोल का है वही नंबर का है, वही वॉल्यूम। सोचना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, बस ये तीनों बातें आप दिमाग में रखें। अच्छा जरा मास की बात करें, 1 मोल प्रोपेन का मास क्या होता है? 44 ग्राम। 1 मोल प्रोपेन का मास निकालेंगे 44 ग्राम आएगा, और 5 मोल O2 का मास क्या होगा? 160 ग्राम। 1 मोल O2 का मास 32, 5 मोल का 160 ग्राम आ जाएगा। अच्छा भाई जरा इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या 1:5 है? कोई बात प्रूव हो गई आपके सामने कि रिएक्शन था, दोनों रिएक्टेंट गैस थे, देखो रिएक्शन करने का जो रेशियो मोल का था वही नंबर का भी था, वही वॉल्यूम का था, बट वो रेशियो मास का नहीं। तो इस तरीके से बातों को यदि जानकारी में रखते हैं तो हम यहाँ से सवाल लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपके ज्ञान का कराऊंगा, ध्यान से लिखिएगा, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, फाइंड द, थोड़ा सा भी लोग आ रहे हैं इसलिए हम आराम से चल रहे हैं, स्पीड बढ़ा देंगे, आप परेशान नहीं होइएगा कि बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, खत्म कैसे होगा। सब प्लानिंग कर लिया हूँ खत्म करने का, बस आप लोग स्थिर हो जाए। स्थिर का मतलब अभी डेमो में चल रहा है ना, जैसे हम लोगों की भी परीक्षा चल रही है, तो परीक्षा में कुछ लोग अभी देख रहे हैं कि पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो अभी पूरे मार्केट में अभी टीचरों की परीक्षा चल रही है, परीक्षा में जो पास हो जाएगा वही पढ़ना है आपको। तो जल्दी जल्दी परीक्षा सबकी लेके और डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ पढ़ना है, और फिर स्थिर होकर मन बनाइए, पढ़ना शुरू करें, चाहे यहाँ पढ़िए, तो मैं नहीं कराऊँ कि यही पढ़िए, लेकिन जो भी करना है जल्दी डिसाइड करिए, क्योंकि टाइम अब एक दिन नहीं रह जाए। क्योंकि भी देखा जाए तो जहाँ एक ये है दीपावली के बाद तो प्रेशर बढ़ेगा, फिर लगेगा यार क्या करें, साल भी है, NCERT भी है, 142 चैप्टर पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के कम से कम 150 चैप्टर हैं, दिन भी 150 नहीं है, तो बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए स्थिर हो जाएगी फटाफट, और बहुत दिमाग में ये नहीं सोचना है कि उनके यहाँ जाए उनके यहाँ जाए, एक जहाँ पढ़ने का मन हो वही विचार बनाइए और लग जाए। और एक बात बताऊँ आपको, मेहनत आप ही को करना, चाहे कहीं किसी से पढ़ लें,
फाइनली मेहनत आपको करना है, आप ही को क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा, टीचर उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ आपकी हेल्प कर देगा, जल्दी 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 चीजों को बता सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 ml of propane, 200 ml of propane, 200 ml प्रोपेन का कंप्लीट कंबशन कराना है तो इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा। पहले प्रोपेन का कंबशन कराइए, रिएक्शन लिखिए। मैंने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 ml ऑफ प्रोपेन। 200 ml प्रोपेन का कंबशन कराया जाए तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा, ये पूछा। तो सीधा सीधा प्रोपेन का रिएक्शन लिखे बेटा, C3H8, दिस इज अ प्रोपेन, इसका कंबशन कराना है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन बैलेंस करके लिखना। यहाँ से बनेगा 3 मोल CO2 बना, 4 मोल वाटर बना, रिएक्शन बैलेंस करके लिखा। इसका मतलब रिएक्शन हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, 1 मोल प्रोपेन रिएक्ट्स विद 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। वॉल्यूम के टर्म में पढ़िए तो क्या बोलेंगे, 1 वॉल्यूम प्रोपेन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब 1 ml प्रोपेन 5 ml ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो बस रिएक्शन खुद ही मदद कर रहा है। और हमसे सवाल ने पूछा कि 200 ml प्रोपेन का कंबशन कराना है तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लगेगा, तो 200 × 5, इसका मतलब 1000 ml। तो 200 ml का यदि ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, 200 ml का कंबशन कराना चाहते हैं तो 1000 ml ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तब जाके वो 200 ml प्रोपेन का कंप्लीटली कंबशन हो जाए। देख लीजिए क्वेश्चन आप लगाना, खैर सवाल ये नहीं पूछा था, आपकी एग्जाम का डायरेक्ट सवाल मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा नहीं, लिखिएगा। सवाल में पूछा था कि 1 लीटर प्रोपेन का कंबशन कराना है तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लगेगा। सवाल सुनिए, आप ही का क्वेश्चन है, इसमें स्टैटिक क्वेश्चन ये साल में पूछा गया है कि 1 लीटर प्रोपेन का कंबशन कराना है तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा। 5 लीटर, 1 मोल का कंबशन कराने 5 मोल, 1 लीटर का कंबशन कराने 5 लीटर, क्योंकि जो रेशियो मोल का होगा वही का होगा। अच्छा, कभी सवाल आ जाए कि नहीं भाई हमें 4.4 ग्राम, यही सवाल सुनिए, कहे 4.4 ग्राम प्रोपेन का कंबशन कराना है तो कितना मास ऑक्सीजन का लगेगा। 4.4 ग्राम प्रोपेन का कंबशन कराना है तो कितना मास ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड हो। नहीं कैसे निकाली, अरे भाई ऐसे निकाला, सुनिए सुनिए कैसे निकाल लिया भाई, तो ये देखिए कुछ नहीं करा मैंने, रिएक्शन लिखा, बैलेंस लिखा। अच्छा, एक प्रोपेन है कि 1 मोल है, 1 मोल। अच्छा, 1 मोल प्रोपेन का बेटा मास क्या होगा, 44। अच्छा, 5 मोल O2 का मास क्या होगा, 160 ग्राम, निकाल लीजिए। इसका मतलब रिएक्शन बता रहा है कि 44 ग्राम प्रोपेन रिएक्ट्स विद 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम प्रोपेन 160/44 इतने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। सवाल में हमसे पूछा कि 4.4 ग्राम प्रोपेन कितने मास ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ये देखिए आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4.4 और ये सॉल्व करेंगे नीचे क्या है 10 और ये कट जाएगा, आंसर आ गया 16 ग्राम। इसका मतलब 4.4 ग्राम प्रोपेन का कंबशन कराना है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। ये हमने रिएक्शन की मदद से लगा। एक क्वेश्चन आखिरी है, नोट कर लीजिए, देखिए फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन, नोट कर लीजिए, पेन निकालिए, कॉपी ले लीजिए, कॉपी पे लिखिए, उस पर कॉपी। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन C2H4। क्वेश्चन में बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन। 2.8 किलोग्राम इथाइलिन का कंप्लीट कंबशन कराना है तो कितना मास ऑक्सीजन का
आवश्यक होगा ये बताना। पहले प्रोपेन का, यस आंसर आ गया आपका। पहले प्रोपेन का कंबशन कराइए बेटा। प्रोपेन का सॉरी इथाइलिन, इथाइलिन ये है C2H4, ये है इथाइलिन, इसका कंबशन कराइए। इथाइलिन का कंबशन कराने पर रिएक्शन बैलेंस करके पहले लिखिए। तो C2H4 का रिएक्शन जब हम O2 से कराते हैं तो 2 मोल CO2 बनता है, 2 मोल वाटर बनेगा और रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे यहाँ 3 मोल ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो जरा बताइए, अच्छा एक तो मोल में तो पता है कि 1 मोल इथाइलिन का कंबशन कराना है तो 3 मोल ऑक्सीजन लगेगा। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ मास की बात करना है। करा 2.8 किलोग्राम इथाइलिन का कंबशन कराना। अरे भाई क्या सुन तो कहना पहले बताओ, अब दोनों का मोल तो पता है, मोल से क्या मास आ जाएगा? यस। अच्छा, 1 मोल इथाइलिन का मास क्या होगा? 28 ग्राम। अच्छा, 3 मोल O2 का मास निकालिए 96। 1 मोल O2 32, 3 मोल O2 माने 32 × 3 बोले तो 96। एक बात तो समझ में आ गई, मास में रिलेशन है कि 28 ग्राम इथाइलिन का कंबशन कराना है तो हमें 96 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, आवश्यक होगा। लेकिन यहाँ मास किलोग्राम में लिया। अरे कहना कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, तो 28 ग्राम का कंबशन में 96 ग्राम लग रहा है तो यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं 28 किलोग्राम इथाइलिन का यदि कंबशन कराना है तो 96 किलोग्राम क्या लगेगा? ऑक्सीजन। तो 1 किलोग्राम इथाइलिन का ऑक्सीडेशन कराना है तो 96/28 इतना किलोग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि 2.8 किलोग्राम इथाइलिन का कंबशन कराना है तो कितना मास ऑक्सीजन का लगेगा? 96/28 × 2.8 साल करेंगे नीचे 10 बोले तो 9.6 किलोग्राम। तो ये आंसर है। एनसीईआरटी का सर ये आंसर का क्वेश्चन आपको अनुसार के तो सारे करा दूंगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, उसके अलावा एडिशनल भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा, इस समझ में आ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम कोई भी आए तो भाई लगा। आइए हम अब केस पर चलते हैं। हम पूरे रिएक्शन को 3 केस में डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, लिखना कुछ भी नहीं, एक भी पॉइंट लिखिएगा। केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? पेज नंबर 13-14 पे देखिए, केस ये लिखा कि इन अ केमिकल रिएक्शन only one reactant is given and amount of reactant also given। ठीक है भाई, ये हमारा कंडीशन है। सुनिएगा, 7-8 सवाल था और इसी पर पेश कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए डूडी आराम से बैठिए, केवल सुनते जाइए। सब कुछ लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। पेन कापी को बगल में रखे रहिए, जब हम कभी कोई सवाल हो तो लगाइए, बस इतना ही। कहना कि भाई एक केस आया कि ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दिया हो और उसका अमाउंट भी दिया हो और आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा करके सवाल पूछे तो उस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। आइए पहले कुछ रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं, दिमाग में रखना, याद भी होगा आपको। जैसे बताओ भाई CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन कहते हैं, ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सभी का फेज भी लिख दे रहा हूँ। ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट नेचुरली क्या होता है? सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस। ये रिएक्शन हमने कहा रिएक्शन की प्रॉब्लम चाहे जब भी करेंगे, जब भी रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। रिएक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस। ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करें तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सॉलिड है, और CO2 बनेगा जो कि गैस। फिर पहले क्वेश्चन नोट करें, लिखिए फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। देखिए, फाइंड द मास ऑफ carbon dioxide will be produced by the decomposition of, find the mass of carbon dioxide will be produced by the decomposition of 10.6 gram of sodium carbonate, by the decomposition of 10.6 gram of sodium carbonate, 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3
है कि इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराया जाए तो कितना मास CO2 का बनेगा, ये पूछा। कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा। आप उसको हीट करेंगे लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होगा, तो आंसर में 0 भी देगा तो आप 0 लगा देना। क्यों? क्योंकि लिख देना उसमें उसका रिमार्क लगा देना कि सोडियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाए तो डिकम्पोज नहीं होता, इसीलिए कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पर विचार करिएगा, ऐसा कोई सवाल कभी मिले तो लगाइए, तो बहुत कंसंट्रेट होकर काम करें। तो चलिए भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, प्रोडक्ट क्या बना दी गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया, क्या प्रोडक्ट बना दी गया। कभी कभी आएगा कि KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज होकर के KCl बनाता है, O2 बनाता है। रिएक्शन को बैलेंस करिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 3, तो यहाँ करिए 2, यहाँ करिए 3, ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ 2 KCl, यहाँ 2 कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस। ये सॉलिड है बेटा, ये भी सॉलिड है और ये आपका गैस। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे हम कहें सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है और ये बनाता है Na2CO3 और ये बनाता है CO2 और ये बनाता है H2O यहाँ लिक्विड है, CO2 गैस है, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी सॉलिड होता है। रिएक्शन को बैलेंस करना, यहाँ 2 मोल लगा दीजिएगा, पूरा रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस। हाँ, एक रिएक्शन और लिखना चाहूंगा, सोडियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो नो प्रोडक्ट प्रोड्यूस, कोई भी प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होता है क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता। एक हम रिएक्शन लिखेंगे, बड़ा कॉमन सा रिएक्शन लिखा है, लिखिएगा नहीं, सब बुकलेट में आपको एक लाइन लिखा होगा। सिल्वर कार्बोनेट का अक्सर सवाल आता है, Ag2CO3 को जब हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं तो टूट के बनाता है 2Ag सॉलिड और बनाता है CO2 गैस और ये बनाता है O2। ये रिएक्शन बेटा हमने लिखा है बैलेंस करके, ये हमारा सिल्वर कार्बोनेट है जो कि सॉलिड। तो ये सारे हीटिंग रिएक्शन है, अक्सर सवाल कहीं कहीं मिलते हैं। सिल्वर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट को हीट करने से कुछ नहीं बनता है, वो डिकम्पोज ही नहीं होता है। और देखिए यहाँ पर लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा, KClO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, MgCO3 को हीट करने से क्या बनेगा, लाइमस्टोन को हीट करने से क्या बनेगा। तो ये सब बातें रिएक्शन में कहीं कहीं मिलेंगी, देखिएगा। आइए जरा हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम बात करते हैं तो इसको जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा इधर। पहले बताइए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, इसको पढ़ना, यदि हम पढ़ना चाहें तो क्या बोलें, एक मोल। ये लिखा कहाँ है, नहीं लिखा है, लेकिन अंडरस्टूड है कि कोएफिशिएंट ना लिखा हो तो क्या होगा, 1 मोल। क्या 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, माने टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा, विघटित हो जाएगा और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। और 1 मोल क्या बनाएगा, अच्छा भाई बताओ, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका मास क्या होगा, 100 ग्राम, निकाल के देखिए 100 ग्राम। और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मास 56 ग्राम और 1 मोल CO2 का मास 44। यही पर एक बात बताना चाहूँ कि रिएक्शन बैलेंस करके जब भी लिखते हैं तो रिएक्शन में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल लगता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि कोई रिएक्शन जब हम कराते हैं तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जितना होता है आफ्टर रिएक्शन उतना ही मास किसका बनेगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्शन में हमेशा मास कंजर्व होता है। क्या कंजर्व होता है, वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता है। हो भी सकता है, मतलब किसी भी रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम लगता है। रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व रहता है, वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता, मोल कंजर्व नहीं होता, ठीक है, नंबर कंजर्व नहीं होता। क्या कंजर्व होता है, मास। क्या मास, देखिए कैसे कंजर्व। अच्छा बताइए, यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना, 1 मोल CO2 बना। अच्छा तो रिएक्टेंट का कितना मोल था, 1। अब प्रोडक्ट में टोटल मोल कितने बन रहे, 2। 1 मोल इसका, 1 मोल का, तो टोटल प्रोडक्ट में कितने मोल बने, 2। तो 1 मोल रिएक्टेंट से 2 मोल पूरा टोटल प्रोडक्ट बना। मोल कंजर्व नहीं, हाँ, लेकिन मास कंजर्व है। देखिए 100 ग्राम लाइमस्टोन को हीट किया तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना, 44 ग्राम CO2 बना और 56 और 44 जोड़ दीजिए कितना आएगा, 100। तो आपको दिख रहा है इसका मतलब 100 ग्राम रिएक्टेंट था, डिकम्पोज होने के बाद टोटल जो प्रोडक्ट बन रहा है 100 ग्राम। इसका मतलब
मास ऑफ रिएक्टेंट जितना होगा आफ्टर रिएक्शन उतना ही मास प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा। इट मींस रिएक्शन में क्या कंज्यूम होता है, मास। ये बहुत याद रखिएगा, रिएक्शन की प्रॉब्लम करेंगे आप इससे बड़ी मदद मिलेगी आपको, ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा जरा एक डिस्कशन ये हमारा चल रहा था कि भाई 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो मास सबको चलो पता चले। अच्छा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, N0। अच्छा 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, N0। 1 मोल CO2 तो मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितने हैं, N0। देखिए नंबर का जरूरी है, कैसे N0 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का जब टूटेगा तो इसका N0 मॉलिक्यूल बनेगा और इसका भी N0, इधर कितने बने 2N0, तो नंबर का जरूरी दिखा। हाँ एक बात और बोलो, अच्छा तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट एनटीपी कंडीशन पर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, अरे बोलिए जना कि इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं होगा क्योंकि है क्या सॉलिड है, जना कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 1 मोल सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं होगा। मैंने बार-बार कहा, पीछे भी बताया, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और आपके नॉलेज में भी होगा। 1 मोल कोई गैस हो एनटीपी कंडीशन तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और 1 मोल गैस हो एसटीपी कंडीशन पर उसका वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। दोनों में डिस्टिंग्विश किया था, लास्ट में बताया था। लेकिन आप कुछ ना करिए, आप सीधा सीधा कहिए 1 मोल गैस हो एनटीपी या एसटीपी कंडीशन पर तो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। चलिए खैर यहाँ वॉल्यूम कौन डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड है। अच्छा 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का वॉल्यूम बताइए क्या होगा, नहीं 1 मोल CO2 बना तो उसका वॉल्यूम एट एनटीपी पर क्या होगा 22.4 लीटर। इतनी सारी बातें हैं, रिएक्शन ही सब मदद कर रहा है, बता रहा है, यही से आपको कई सवाल बना देगा। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लिखिए फाइंड द mass of calcium oxide will be produced, find the mass of calcium oxide will be produced by the decomposition of 200 gram of limestone। मैंने क्वेश्चन बोला फाइंड द mass of calcium oxide will be produced by the decomposition of 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। करा कि 200 ग्राम लाइमस्टोन को यदि हम हीट करें, डिकम्पोज करें तो कितना मास कैल्शियम ऑक्साइड का, पेन ना बदले, पेन एक पेन का एडी वर्डिंग यहाँ नहीं डालना, वहाँ कॉपी चेक नहीं होगा कि मैडम आएंगी कल कॉपी चेक करेंगी और कॉपी यदि सही नहीं हुआ तो फेंक देंगी, नाराज हो जाएगी। यहाँ कोई नाराज वाराज नहीं होना, आप सीधे एक पेन उठाइए, उससे लिखिए, टाइम बचाइए, दिमाग को यहाँ पर 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बने। अच्छा यही सवाल पूछा है, बताओ 200 ग्राम लाइमस्टोन को हम हीट करें तो मास ऑफ रेसिड्यू कितना बने, मास ऑफ रेसिड्यू वही 112। क्यों भाई मास ऑफ रेसिड्यू मतलब समझ अवशेष, अच्छा बताओ कैल्शियम कार्बोनेट की हीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनते कितने, 2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली है क्या, गैस, बनता जाएगा और उड़ता जाएगा, बचेगा कौन, कैल्शियम ऑक्साइड, वही है रेसिड्यू, वही क्या है रेसिड्यू। कभी सवाल में पूछे कहेगा नहीं, कहेगा 200 ग्राम लाइमस्टोन को हीट करिए तो कितना मास रेसिड्यू का प्रोड्यूस होगा, ऐसा पूछे, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि कितना मास कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा। क्यों, क्योंकि CO2 गैस है, वो बनेगा और उड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बचपन में खेला करते थे, पता नहीं आपने खेला कि नहीं, एक उड़ने वाला एक खेल खेलते, तोता चिड़िया उड़, खरगोश उड़, जब खरगोश उड़ा देता था उसको ऐसे मारते, तो ऐसा खेल होता था। तो CO2 उड़, SO2 उड़, कैल्शियम ऑक्साइड नॉट उड़। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये बात समझना पड़ेगा कि जो बच जाए वही है रेसिड्यू और जो गैसियस सब्सटेंस होगा वो इवाल्व हो जाएगा, मतलब वो रिएक्शन के दौरान बनता जाएगा, होता जाएगा। इसका मतलब सवाल हमारा ये था। अच्छा ये छोटा सा सवाल आपने लगाया होगा कि कैल्शियम लाइमस्टोन, देखो भाई रिएक्शन तुरंत लिखेंगे, लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, फिर सब मालूम होगा आपको। तो कहना है रिएक्शन बता रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन सवाल में मोल की बात नहीं कर रहा, तो मास की बात कर रहा। 200 ग्राम लाइमस्टोन को हीट करेंगे
तो कितना मास कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा। तो सीधा सीधा आपने दिमाग लगाया, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है कितना, 100 ग्राम, और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मास 56 ग्राम। तो सीधा बेटा आप दिमाग लगाइए कि 100 ग्राम लाइमस्टोन से 56 ग्राम बनता है, तो 1 ग्राम को हीट करेंगे तो 56/100 इतना ग्राम बनेगा। सवाल में कहा 200 ग्राम लाइमस्टोन को हीट करें तो कितना मास कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा, 56/100 इंटू का 200, ये सॉल्व करेंगे 2 आएगा और 112 इतना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब 200 ग्राम लाइमस्टोन को हीट करेंगे या 200 ग्राम लाइमस्टोन को डिकम्पोज करेंगे, 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। हाँ, यही कभी कभी केजी में दे देता है, तो परेशान मत होइएगा। सवाल में कहे कि यार 200 किलोग्राम लाइमस्टोन को हीट करना तो कितना मास बनेगा, इतना किलोग्राम। क्यों, फिर यहाँ से उठा लीजिए कि 100 ग्राम से 56 ग्राम माने 100 केजी से कितना बनेगा, 56 केजी। तो 1 केजी से इतना केजी, तो 200 केजी से इतना केजी। समझ में आ जाएगा, कोई बहुत साधारण बात नहीं, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना भाई। अच्छा, सवाल ये आएगा कभी कभी परसेंट प्योरिटी का सवाल देता है, किसका, परसेंट प्योरिटी, इसी में घुमा देता है। क्वेश्चन को नोट करिए, लगा लेंगे आप, लगा लीजिए। देखिए फाइंड द मास ऑफ, ये फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल प्रोड्यूस। क्वेश्चन जरूर लगाइए। देखिए किसी को छोटा मत समझिएगा, ये सब आता है, ये सब तो लगाया 20 बार लगाया है, लेकिन आप उसको लगाइए। क्यों, प्रैक्टिस होगा, स्पीड बढ़ेगी आपकी, स्पीड हमें मेन पढ़ाना है। बाकी कुछ भी ऐसा पेपर नहीं आएगा जो आप ना कर पाए, जो कि आपको भाई 1.5-2 महीने पहले का रिकॉर्ड दिख रहा है आपको। क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, बस स्पीड हमारी अच्छी, फटाफट 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 आंसर निकालने की स्पीड बढ़ जाए, बस काम हो जाए। तो लिख लीजिए फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन, 200 ग्राम ऑफ 90%, 90%, 200 ग्राम ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन। 200 ग्राम लाइमस्टोन है, 90% केवल प्योर है, तो कितना मास कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा ये बताना। तो कुछ नहीं करना, फिर रिएक्शन लीजिए कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। रिएक्शन बैलेंस है और मुझे पता है 1 मोल लाइमस्टोन हीट करते हैं तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अच्छा बेटे एक बात और सुनो, मोल मोल में तो मालूम हो गया, और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 ग्राम, तो 100 ग्राम से इसका 56 ग्राम बनेगा। ये तो रिएक्शन हमारी मदद कर दिया कि 100 ग्राम लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। हाँ, लेकिन सवाल में एक बात है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक टेक्निकल बात बता दिया कि हमारे पास 200 ग्राम लाइमस्टोन है, लेकिन उसमें सिर्फ कह रहा है कि 90% क्या है, प्योर। 90% प्योर का मतलब 100 ग्राम में प्योर कितना है, 90। तो 100 में 90 प्योर है, तो 200 में प्योर कितना है, 180। या इसे निकाल लीजिए, 200 का 90% करिए, 200 का 90%, 200 ग्राम लाइमस्टोन का 90%, तो 200 का 90% माने 90/100 परसेंट, तो 90% कैसे दे सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, कितना, 180 ग्राम। इसका मतलब हमारे पास लाइमस्टोन तो 200 ग्राम था, ये सैंपल है, ये लाइमस्टोन का सैंपल है 200 ग्राम, उसमें प्योर अमाउंट कितना है, 180। तो ना इसका मतलब, अच्छा भाई एक बात बताइए, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा वो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने से बनेगा, इम्प्योरिटी से नहीं बनेगा। तो सीधा सीधा रिएक्शन हमारी मदद कर रहा है कि 100 ग्राम लाइमस्टोन से 56 ग्राम बनता है, तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो 56/100 इतना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और हमारे पास 190 ग्राम लाइमस्टोन, 180 ग्राम लाइमस्टोन को हीट करना है, तो कितना मास कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा, 56/100 इंटू 180। सॉल्व करिए, देखिए कैंसिल करिए, ये आएगा 1008 और ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करना, ये आ जाएगा पॉइंट, ये आंसर 10 पॉइंट नहीं है, 100 पॉइंट, ये नीचे 10 ही तो है, ये मल्टीप्लाई करिए 18 इंटू 56/10 करेंगे, ये आ जाएगा इतना ग्राम आएगा। तो वो आंसर वो भी होगा जो आपने बताया, ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो वो भी होगा जो आपने कहा, तो आप देख लीजिएगा, बड़ी सतर्क होकर काम करना। तो 100.8 ये आंसर है। पता है, कोई दिक्कत तो नहीं, परसेंट प्रोटीन का केस हो जाए। एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, लिख लीजिएगा कि फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। देखिए फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एट एसटीपी। फाइंड द टोटल
volume of gaseous product at STP by the decomposition of 27.6 gram of सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3। ये लिखा मैंने लिखा 27.6 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, 27.6 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को यदि हीट करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा एट STP। तो सिल्वर कार्बोनेट को हीट करना है कुल मिलाकर के, तो सिल्वर कार्बोनेट को पहले हीट करें, उसका रिएक्शन बैलेंस करके लिख लीजिए। रिएक्शन आपको सारी हेल्प कर देगा पूरी तरीके से। चलिए भाई हम हीट कर देते हैं। तो ये है Ag2CO3, क्या आंसर आ गया 3 टोटल गैसियस प्रोडक्ट है। अच्छा बताओ सिल्वर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कौन कौन सा गैस बनेगा, और ऑक्सीजन दोनों। टोटल गैसियस प्रोडक्ट, किसी गैस को नाम तो लिया नहीं, कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं, वो तो करा टोटल गैसियस प्रोडक्ट कितना बनेगा, वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट पूछा। करा सिल्वर कार्बोनेट को हीट करते तो CO2 भी बनता, O2 भी बनता। पहले रिएक्शन लिखिए, सब समझ में आ जाए। तो इसका मतलब Ag2CO3 को जब हम हीट करेंगे तो डिकम्पोज होके बनाता है 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2। ये एक बात सुनना जरा समझ, इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि रिएक्शन हमारा बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस क्या करें, सिल्वर कार्बोनेट का मास दिया है और गैसों का वॉल्यूम पूछा। अच्छा सुनिए भाई, इसके एक मोल को जब हीट करते हैं, पहले मोल में बात करें कि एक मोल सिल्वर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो एक मोल CO2 बनेगा और हाफ मोल क्या बनेगा, O2, हाफ मोल O2 का। तो बताओ इसका एक मोल इसका हाफ मोल, तो कितना हुआ 1.5 मोल। तो दोनों गैसों का मिला के 1.5 मोल। अच्छा दोनों का मिला के वॉल्यूम हुआ 1.5 मोल। तो अच्छा एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, तो 1.5 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बोले भाई 33.6 लीटर। अरे एक मोल का 22.4, आधा मोल का और क्या होगा 11.2, जोड़ दीजिए क्या होगा 33.6। इसका तो 1.5 मोल गैस जो बना इसका वॉल्यूम निकाला जाए तो आएगा 33.6 क्या लीटर एट NTP या एट STP, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये वॉल्यूम की बात कर रहा हूं एट NTP। चलो भाई इधर समझ में आ गया होगा इसका मतलब। अच्छा एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होगा 276 ग्राम। अरे निकालिए ना, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास होगा 276 ग्राम। इसका मतलब सीधा इसके मास और उसके वॉल्यूम में रिलेशन बना दिया कि 276 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो टोटल गैसियस वॉल्यूम कितना बनेगा 33.6 लीटर। तो 1 ग्राम को हीट करेंगे तो कितना बनेगा 33.6 बाई 276, और सवाल में पूछा है 27.6, इतने ग्राम को हीट करेंगे तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा 33.6 डिवाइडेड बाई 276 इंटू 27.6, साल कर दीजिए क्या आ जाए 3.36 लीटर। इतना लीटर गैसियस प्रोडक्ट बनेगा। इट मींस इस गैसियस प्रोडक्ट में CO2 होगा एज वेल एज ऑक्सीजन, दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम इतना ही निकल के आएगा। देख लीजिएगा ये रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, मैं आपको अभी फर्स्ट केस करा रहा था, हो जाएंगे सारे सवाल। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया है, लगा लीजिए, आपको रटा होगा आंसर। देखिए फाइंड द, क्या लिखिए हाउ मेनी मोल ऑफ KClO3, how many mole of potassium chlorate is to be heated। देखिए how many moles of potassium chlorate is to be heated, how many moles of potassium chlorate is to be heated to produce 11.2 liter of oxygen gas at NTP। क्वेश्चन मैंने बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर O2 एट STP। करेक्ट बताओ 11.2 लीटर O2 यदि प्रोड्यूस करना है तो कितने मोल KClO3 को हीट करना पड़ेगा। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन के आधार पर आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है 1/2 मोल, दूसरा ऑप्शन है 2/3 मोल,
तीसरा ऑप्शन है 1/3 मोल, और चौथा ऑप्शन है नन। इनमें से कोई भी सही नहीं है, सब गलत। ये आंसर आ जाएगा 1/3 मोल। इतना मोल के ClO3 को हम यदि हीट करेंगे तब जाके 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। ना भाई कैसे लगाया तुमने? अरे भाई कुछ नहीं किया, हमने क्या लिखा? रिएक्शन ने हमारी मदद किया, हमने आंसर दे दिया। सुनिए सुनिए सुनिए, हमने रिएक्शन में लिखा KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज होकर के KCl बनाता है और O2 बनाता है। रिएक्शन को बेटा बैलेंस करिएगा। ये देखिए बैलेंस रिएक्शन हमारा यही है। अच्छा बेटा रिएक्शन में बात, अच्छा ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। अच्छा ठीक है, एक बात सुनना, रिएक्शन हमारा ये बता रहा है कि 2 मोल KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो 3 मोल O2 गैस बनता है। अच्छा जरा सोचिए बेटा 3 मोल O2 का वॉल्यूम क्या होगा? 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। 3 मोल का होगा कितना? 22.4 × 3 बोले तो 67.22 लीटर। तो 3 मोल O2 गैस जो बना इसका वॉल्यूम निकालेंगे 67.2 लीटर आएगा। तो कहना एक काम कर सकते हैं कि KClO3 का 2 मोल जब हीट करेंगे तब O2 का इतना लीटर प्रोड्यूस होगा। और हमसे सवाल में कहा नहीं, हमें तो सिर्फ 11.2 लीटर यदि O2 गैस प्रोड्यूस कराना है तो इसके कितने मोल को हीट करना पड़ेगा, यही तो पूछा सवाल। उलट के जरा सोचिए कि इतना लीटर O2 प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल ऑफ KCl, तो इतना लीटर प्रोड्यूस बाय कितने मोल ऑफ KCl हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगाते चले, लगता चला जाएगा। साधारण सा सवाल करवाया कि 67.2 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ 2 मोल KClO3 को हीट करने से। तो बताइए भाई 1 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करना है तो 2/67.2 इतना मोल KClO3 को हीट करना पड़ेगा। और हमें सवाल में पूछा 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस यदि उत्पन्न करना है तो कितने मोल को KClO3 को हीट करना पड़ेगा? तो 2/67.2 × 11.2 सॉल्व करेंगे, नीचे आएगा 6, 2/6 बोले तो 1/3 मोल KClO3 आ गया। इसका मतलब थोड़ा लैंग्वेज बना लीजिएगा कि 1/3 मोल KClO3 लेकर के यदि हीट किया जाए तब 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा एट एंटी। देख लीजिएगा क्वेश्चन। एक सवाल और भी मैं इसी में कराता हूँ, अभी आगे कराऊंगा। जैसे सवाल में देता है, क्या सुनिए, कहता है 11.2 लीटर ऑक्सीजन, या चलिए अभी कराता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा। चलिए केस सब तो हो गए, केस फर्स्ट की बात हो गई। आइए थोड़ा सा केस सेकंड की बात करता हूँ। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड जरा सुनिए। केस सेकंड ये कहता है कि ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन, देखिए हेडिंग में पढ़ा होगा कहीं, केस सेकंड होगी जरा। In a chemical reaction, 2 reactants are given, but amount of only 1 reactant is given. देखिए लिखा, लिखिएगा नहीं, पेन मत चलाइए, हम सब लिख दिए। हमने केस सेकंड बताना है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, कौन से पेज पर? पेज नंबर 15 पर एक केस देके लिखा होगा, वो हेडिंग लिखा है कि इन अ केमिकल रिएक्शन 2 reactants are given but amount of only 1 reactant is given। और उसके नीचे जरा वो बात अंदर लाइन करिए, देखिए एक लाइन लिखा हो, क्या लिखा है? reactant which amount is not given is always considered as excess। मतलब रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हों, रिएक्शन करने वाले 2 लोग होंगे, लेकिन मात्रा किसी एक की दी जाएगी, दूसरे की मात्रा का आता पता नहीं हो। जिस रिएक्टेंट की मात्रा नहीं दी जाएगी उसको हमें मान के चलेंगे कि रिएक्शन में वो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। बस ये लाइन दिमाग में रख के चलेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 में यही से कराऊंगा, देखिएगा एक्सरसाइज में 4 नंबर सवाल का आंसर यही से दूंगा। तो चलिए भाई, जैसे सवाल आ जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि लिखिए क्वेश्चन लिखिए, देखिए फाइंड द मास ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस। क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए बताता हूँ। देखिए फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ, फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ
3 ग्राम ऑफ इथेन, 3 ग्राम ऑफ इथेन, 3 ग्राम इथेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया जाए तो कितना मास CO2 का बनेगा? ये क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं लगाऊंगा, आप मतलब इधर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए फिर आप लगे। अच्छा सवाल यही तो कर रहा थी, 3 ग्राम इथेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराइए और कितना मास CO2 का बनेगा? तना इथेन का कंबशन कराना तो हम जानते हैं, रिएक्शन लिख लीजिए, ये है इथेन, मत करिए, मत कुछ मत करिए, इधर आपका दिमाग होगा, काम हम कर रहे हैं, बस आप अपना दिमाग देते थे। इथेन यही तो है, C2S, दिस इज इथेन। अच्छा इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो 2 मोल CO2 बन जाएगा, 3 मोल वाटर बनेगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं, बैलेंस करिए तो कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा? बोलो ऑक्सीजन का कितना मोल यहाँ देना पड़ेगा? अरे यहाँ 4 और 3 7 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? 3.5। ये मोल की बात तो समझ में आ गई कि 1 मोल इथेन का कंबशन जब कराया जाएगा तो 3.5 मोल O2 देना पड़ेगा और आफ्टर कंबशन 2 मोल CO2 बनेगा, 3 मोल क्या बनेगा? वाटर। रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन अब हमारी मदद करने लगा। अब मदद आप लेना चाहें तो मिल जाएगा, देखिए कैसे करा। सवाल में ये पूछा है कि 3 ग्राम इथेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया जाए, तो कहना इथेन का ऑक्सीडेशन कराना है तो किससे कराना है? ऑक्सीजन से। इथेन का ऑक्सीडेशन यदि कराना है तो अमोनिया से तो कराएंगे, किससे? ऑक्सीजन। रिएक्शन यही। अच्छा बताइए इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हैं? 2, लेकिन अमाउंट दोनों का दिया है कि एक का? एक। इसी का केवल दिया था कि 3 ग्राम इथेन का ऑक्सीडेशन कराइए और कितना मास CO2 का बनेगा वो बताइए। अरे कहना भाई बता दें, कैसे? तो बताओ, हमने एक लाइन लिखा, वो लाइन अंडरलाइन करिएगा। रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट, मात्रा किसी एक का दिया और जिस रिएक्टेंट का अमाउंट नहीं दिया है उसको हम मान लेंगे तो एक्सेस में प्रेजेंट है। किसमें? एक्सेस। अच्छा जो एक्सेस में होता है उसकी टेंशन नहीं होती, जो एक्सेस में होता है, घर में मान लो मिठाई की संख्या 10 है और मेहमान आने वाले हैं 40 लोग आने वाले हैं, मिठाई 10, थोड़ी टेंशन होती है यार। जो मिठाई है वो किसमें है? लिमिट में। किसमें? लिमिट। मेहमान 40 आने हैं, मिठाई 10 है, टेंशन बढ़ जाए। और मेहमान 1 आना, मिठाई 10, तो भी टेंशन हो सकती है, पता नहीं मेहमान कैसा है वो 10 का। तो कहने का जो मतलब है कि यदि कोई चीज एक्सेस में है तो उस पर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ज्यादा सोचते हैं, यहाँ भी वही करिए। इसका मतलब 3 ग्राम इथेन को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना मास ऑक्सीजन का चाहिए उतना ऑक्सीजन रिएक्शन में क्या है? प्रेजेंट। उतना ऑक्सीजन रिएक्शन में क्या है? प्रेजेंट। ऐसा मान कर सवाल करें तो चलिए भाई सीधा काम करें कि 3। अच्छा भाई आइए यहाँ पे सवाल ये पूछा था कि 3 ग्राम इथेन को ऑक्सीडाइज कराए तो कितना मास CO2 का बने। पहले रिएक्शन की मदद लीजिए कि 1 मोल इथेन का कंबशन कराते हैं तो 2 मोल CO2 बनता है। तो अच्छा एक बात जरा क्लियर करो भाई, 1 मोल इथेन का जरा मास बताइए क्या? 30 ग्राम। बोलो भैया क्या? 30। अच्छा 2 मोल CO2 बन रहा है तो मास कितना होगा? 88 ग्राम। 1 मोल CO2 का मास 44 तो 2 मोल का 28। आपने सोचा कि 30 ग्राम इथेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 88 ग्राम CO2 बनेगा, तो 1 ग्राम इथेन का ऑक्सीडेशन होगा 88/30 इतना ग्राम CO2 बनेगा, तो 3 ग्राम इथेन का ऑक्सीडेशन होगा 88/30 × 3 इतना बनेगा 8.8 ग्राम CO2 क्या होगा? देखिए ऑक्सीजन की मात्रा नहीं दी गई तो जिसकी मात्रा नहीं दी गई तो उसको हमने क्या माने? एक्सेस इन अमाउंट। क्या मान लिया? एक्सेस। चलिए ये बात आप समझ जाएंगे, देख लीजिएगा। एक बड़े कॉमन सा सवाल करा रहा हूँ, लिख लीजिए। अक्सर आप हमको क्लास में करवाते भी हैं, लिख लीजिए। फाइंड द मास ऑफ, देखिए find the mass of aluminum oxide will be produced. Find the mass of aluminum oxide Al2O3. Find the mass of aluminum oxide will be produced by the complete oxidation of 27 gram of aluminum. By the complete oxidation of 27 gram of aluminum. 27 ग्राम एल्युमिनियम का कंप्लीट ऑक्सीडेशन यदि कराया जाए
तो कितना मास एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनेगा। आप मत लगाइएगा, बस आप मदद हमारी करिए, यहाँ देखते रहिए। बताओ भाई एल्युमिनियम का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो Al2O3 बनता, रिएक्शन लिख लिया। अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं? रिएक्शन की प्रॉब्लम में दिया गया, ये तो जनरल रिएक्शन लिखा है, बैलेंस नहीं। बैलेंस करिए, यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ 2, क्या करें, यहाँ 3, यहाँ 2, अब यहाँ एल्युमिनियम 4, यहाँ 4 लगा दो, बैलेंस हो। अच्छा भाई एक बात बताइए कि इसमें क्या 27 ग्राम एल्युमिनियम हमारे पास है और 27 ग्राम एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन कराए, माने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए, और कितना वेट एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनेगा, यही पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहना रिएक्शन में तो रिएक्टेंट 2 है, एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, और ऑक्सीजन का मात्रा तो कुछ दिया ही नहीं, और जिसका मात्रा नहीं दिया गया वो किसमें मानेंगे, एक्सेस। बस तो एक्सेस में टेंशन ही नहीं। इसका मतलब ये है कि 27 ग्राम एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज कराने के लिए जितना मास ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा, रिएक्शन में उतना ऑक्सीजन उपस्थित होगा, ऐसा मान के आप सवाल करें। बस सीधा सीधा सोचिए, फिर देखिए हम क्या सोच रहे हैं। रिएक्शन हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है क्या, कि 4 मोल एल्युमिनियम जब ऑक्सीडाइज होगा, ध्यान से सुनिए भाई, सब आपको दिख रहा है रिएक्शन से कि 4 मोल एल्युमिनियम जब ऑक्सीडाइज होता है तो 2 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। बेटे 4 मोल एल्युमिनियम का जरा मास बताओ क्या होगा, 108 ग्राम। 1 मोल एल्युमिनियम 27 ग्राम, 4 मोल 108, तो 108 ग्राम एल्युमिनियम जब ऑक्सीडाइज होगा तो 2 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, और 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड का मास 100, तो 2 मोल का निकालोगे 204। ये मास में रिलेशन आ गया कि 108 ग्राम एल्युमिनियम जब ऑक्सीडाइज होगा तो 204 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो 1 ग्राम एल्युमिनियम जब ऑक्सीडाइज होगा तो 204 बाई का 108, इतना ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। और क्वेश्चन में है 27 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होगा तो कितना मास एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनेगा, 204 बाई 108 इंटू का 27, कितना ग्राम बनेगा, ये बोले तो फट के आएगा, 4 काट देंगे और ये हो जाएगा 51। इसका मतलब 51 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड विल प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। इस 27 ग्राम एल्युमिनियम को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो 51 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अच्छा एक बात है, इसे आप निकाल सकते, पूछा क्या कह रहे हैं, बताओ 27 ग्राम एल्युमिनियम को तुमने ऑक्सीडाइज किया तो 51 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, तो बताइए 27 ग्राम एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज कराने में कितना मास ऑक्सीजन का लगा होगा। एक बात में तुमने भी बताया था आते आते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही दिमाग लगा कि जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्शन करेगा उतना ही मास प्रोडक्ट का बने। अच्छा बताओ इधर प्रोडक्ट यही तो बन रहा है, तो 51 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और उसमें अच्छा 27 ग्राम एल्युमिनियम यूज हो रहा है, तो ऑक्सीजन का कितना मास यूज हो, 24 ग्राम। अरे नहीं समझ में आया, 27 ग्राम इसका और 24 ग्राम इसका जब रिएक्शन करेगा तभी इतना बनेगा, क्योंकि रिएक्शन में क्या कंजर्व होता है, मास। नहीं समझ में आया, अच्छा यार हमें नहीं समझ में, आप निकाल देखो 24 ग्राम ही आएगा। कैसे, यहाँ से सोचिए, हम जानते हैं वी नो कि 4 मोल एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज कराना है तो 3 मोल ऑक्सीजन लगेगा। 4 मोल एल्युमिनियम का मास 108 ग्राम, 3 मोल ऑक्सीजन का मास क्या होगा, 96 ग्राम। इसका मतलब 108 ग्राम एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज कराना तो 96 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। तो 1 ग्राम का ऑक्सीडेशन कराना तो 96 बाई 108, इतना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज कराना है तो 96 बाई 108 इंटू का 27, और इसको साल पर नीचे आएगा 4, 96 बाई 4 बोले तो कितना आएगा, 24। देखिए साफ साफ यहाँ रिएक्शन भी बता। अच्छा आप सोचिए कि 27 ग्राम एल्युमिनियम 24 ग्राम ऑक्सीजन से क्या किया होगा, रिएक्शन, तब जाके 51 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अरे भाई बनेगा कि नहीं, यस। मास क्या होता है, कंजन, 27 उसका 24 उसका जुड़ के तब जाके क्या होगा। कभी कभी इधर वाली बात नहीं करेंगे तब भी हम बता सकते हैं, वहां पे सब ना लिखा होगा, ये सब ये ना लिखा होगा, ये सब हटा, आपको सीधा कहता है कि बताओ 27 ग्राम एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज कराना तो कितना मास ऑक्सीजन का लगेगा, तो आप सीधा निकाल देते 27 ग्राम एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज कराने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन देना पड़ेगा। अब कहता प्रोडक्ट कितना बनेगा, डायरेक्ट जोड़ देते 27 इसका 24 इसका जोड़ के कितना बनेगा, 51। यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बना देते 51 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस।
मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए बताना चाहता था कि रिएक्शन में क्या कंजर होता है उसका यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं कभी कभी आए तो यूज करके देख लीजिएगा। ये सब हो जाएंगे बेटा। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्सरसाइज का 4 नंबर सवाल है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, जाके देखिएगा घर पे। क्वेश्चन ये है कि हमारा पूछा गया सवाल ये है कि लिखा लिखना चाहो तो लिख लो अपनी कॉपी में। फाइंड द mass of CO2 will be produced लैंग्वेज उसका कुछ और है लेकिन मैं इसे लिख रहा हूँ। फाइंड द मास ऑफ CO2 will be produced by the complete combustion of 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल कार्बन का कंप्लीट कंबशन कराया जाए, माने कंबशन का ऑक्सीडेशन, तो कितना मास CO2 का बनेगा? यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 मोल कार्बन का कंप्लीट कंबशन कराया जाए तो कितना मास CO2 का बनेगा, ये बताइए भाई। बन जाए क्या करना? कार्बन का कंबशन कराइए, देखिए रिएक्शन। पेन सब रख दो बेटे, एक पेन का यूज करो, मेरी बात मानो, इससे आपका टाइम नष्ट होगा। मैंने बार बार कहा कॉपी में यहाँ कोई सुंदरता की जरूरत नहीं। ये रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ हमेशा, टाइम बचाइए। 6 महीने का टाइम है, बहुत कम, बड़े सारे पेन रख लो, एक पेन का नहीं भी खा दूंगा। बात तो मानो यार, हम आपके साथ कोई गलत नहीं करेंगे। चलिए क्या करना है भाई? अरे लिखे नहीं है, कार्बन देखिए 1 मोल कार्बन का कंबशन कर रहे हैं तो क्या करें? पहले कार्बन का रिएक्शन कराइए, किससे? ऑक्सीजन कराइए। रिएक्शन लिखिए, बैलेंस करिए। क्या आंसर है? 44 ग्राम CO2 बना। कैसे निकाला? कुछ नहीं दिया, मैंने रिएक्शन लिखा, कार्बन का कंबशन कराया। इधर देखिए कार्बन का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बनता क्या है? CO2। रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हैं? 2। कौन कौन? क्या कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा दी गई? नहीं। तो हमसे कराइए 1 मोल कार्बन का कंबशन कराइए, कितना मास CO2 का बनेगा और बताइए। हमने कहा ठीक है बताता हूँ। मोल में तो सब मालूम। अच्छा बताओ, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा दी गई नहीं तो तुरंत हम मान लेंगे है क्या है? इसका मतलब 1 मोल कार्बन को जब कंबशन कराएंगे 1 मोल क्या बनेगा? CO2, और 1 मोल CO2 का मास होता है 44 ग्राम। ये आंसर। लास्ट में जाते समय एनसीईआरटी का सवाल ये दिखा दूंगा, फिर एनसीईआरटी खोल के यही सवाल है, देखें। अब आइए हम आपको आगे बढ़ के बात करेंगे। केस नंबर 3 पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है। लिमिटिंग एजेंट की प्रॉब्लम आती है बेटा, वो डिस्कस करेंगे। उससे अच्छे सवाल आते हैं, वो हम आपको अच्छे से कराएंगे, देखिए। चलिए भाई, केस 3, केस नंबर 3 आज आपको अच्छे से समझा देता हूँ। केस 3 नेक्स्ट टर्म पे करीब 8-10 सवाल, 15 सवाल इससे लगभग। फिर ये रिएक्शन की प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। फिर एवरेज एटॉमिक मास बताऊंगा क्या, फिर आपको किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का मास परसेंट कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, फिर मोलैरिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, इनका आपस में संबंध क्या है, ये सब डिस्कशन फटाफट। तो चलिए, केस 3 ये है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, प्लीज भाई बात नहीं करिए, इन अ केमिकल रिएक्शन 2 रिएक्टेंट आर गिवन। थोड़ा दूर बैठा है, बात नहीं कर रहा। जैसे कभी होता है ना, दोस्ती यारी है तो बात करने का मन नहीं करता, तो थोड़ा सा 1-1.5 घंटे 2 घंटे थोड़ा सा दूर रह के अपना पढ़ाई कर लीजिए। 2 घंटे बाद फिर अपना आराम से बात कर, जितना करे तो रूम पे ले जाइए, आराम से बैठ के बात। लेकिन यहाँ पर प्लीज आप डिस्कशन आपस में मत करिए। कभी दोनों बहुत परिचित हो तो आपस में पास न बैठिए, ये आपकी भलाई के लिए बात करता है, क्योंकि मन हो ही जाता है बात करने। नहीं कुछ तो छोड़े, इधर हम घूमे तो चलो किसी के बारे में कुछ बात करो। तो
प्लीज डिस्कशन मत करिए, देखिए मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। आपका सहयोग बहुत जरूरी है इस समय, और आपका सहयोग मिल जाएगा तो पूरा काम कर ले जाएंगे हम लोग। नहीं मिलेगा भाई तो दिक्कत है। बहुत सारे लोग देखिए पढ़ने भी आए हैं, उनके साथ धोखा न होने पाए, इसलिए सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए। तो हमने कहा कि इन केमिकल रिएक्शन टू रिएक्टेंट आर गिवन, हम आपको पूरा रिवाइज करा देंगे एंड अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर आल्सो गिवन। अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर आल्सो गिवन, कहना उस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट होंगे, दोनों का अमाउंट दिया हो, आर आल्सो गिवन। तो कहना फिर ये प्रॉब्लम लिमिटिंग रीजन की होगी, किसकी होगी? लिमिटिंग। इसका मतलब अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिमिटिंग रीजन, ये जो ऊपर वाली प्रॉब्लम होगी फिर ये लिमिटिंग रीजन पर बेस्ड होगी। अब प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन लिमिटिंग रीजन। कहना लिमिटिंग रीजन क्या है ये जरा बताओ। तो कहना लिमिटिंग रीजन क्या होता है? लिमिटिंग रीजन का मतलब सीमांत अभिकर्मक होते हैं, जो कम मात्रा में, जो रिएक्शन में कम मात्रा में, वही क्या होता है? लिमिटिंग। चलिए तो लिमिटिंग रीजन क्या है लिख देता हूं, आपको मालूम है या चलिए समझ लीजिएगा कि रिएक्शन में दो रिएक्टेंट, दोनों का अमाउंट दिया होगा, कहना फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम कहते हैं। लिमिटिंग रीजन होता क्या है? कहना कि रिएक्शन के दौरान, क्या बोलते हैं? रिएक्शन के दौरान जिस रिएक्टेंट का पूरा मात्रा रिएक्शन में यूज हो जाए, रिएक्शन में खर्च हो जाए, वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। वही और जिस रिएक्टेंट का कुछ मात्रा खर्च हो जाए और कुछ बचा जाए वो एक्सेस रिएजेंट। यही बेसिक बात लेके चलेंगे, पूरा 10-15 सवाल आपको कराऊंगा, अच्छे देखिएगा लिमिटिंग रिएजेंट का। तो अच्छा भाई, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? तो आपने बताया कि रिएक्शन, अरे यार बात नहीं करिए, बात करना तो बाहर चले जाइए। रिक्वेस्ट की भी एक लिमिट है, ऐसा ना करिए, पढ़ना पड़े नहीं चाहिए यहाँ पे, हम इसीलिए वहां से आए हैं, हमें पढ़ाना है सिर्फ। वहां बहुत सारे नाटक थे, वही सब कारण से मैं यहाँ हूँ, मैं बड़ी ओपन बात करूंगा आपसे, और ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पढ़ना हो पढ़िए, नहीं 75 कोचिंग है, कहीं जाके आप पढ़ सकते। यहाँ आइए, शांति से बैठिए, 2 घंटा लगातार पढ़ना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा, संडे को भी पढ़ना पड़ सकता है। टाइम कम है, हमें पढ़ाना है और हमें कोर्स खत्म करना है, ये नहीं हो। इस तरीके से नहीं चल पाएगा। हमारा मेन दिक्कत वहां पे यही थी जिससे मैं वहां से आया। हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, और सहयोग कर पाए तो करिए, नहीं कर पाए तो आप चले जाइए, कोई बहुत ऐसी नीड नहीं है, बड़ी आवश्यकता और हमारी की नहीं आप बैठिए, जो बड़ी जबरदस्ती नहीं बैठा। यार मैंने कहा इसमें बहुत सारे लोग हैं जो सिलेक्शन चाहते हैं, उनके लिए 6 महीना है, उनके जान दांव पे लगा हुआ, तमाम परिवार वाले प्रेशर डाल रहे, नहीं अब बंद करो पढ़ाई, छोड़ दो, 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, और आप 2 लोग इसमें बैठ के 4 लोग डिस्टर्ब करेंगे। अब बताइए क्या होगा फिर? अरे यार शांति से सुनिए, बताइए, न आए तो बताइए, हम डिस्कस करेंगे उसको। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है, अब 6 महीने में भी बात करने में आप लगे, इन बातों का भैया कुछ भी निकल रिजल्ट नहीं आता। और आपने पीछे भी बात किया होगा, आज रिजल्ट क्या है वो देखिए, फिर बात कर रहे, फिर गलतियां कर रहे। हमें वहां कोई तकलीफ नहीं थी, मैं जहां पढ़ाता था, सिर्फ हमें यही थी कि हमें पढ़ाना था, केवल वहां पढ़ाने नहीं दिया जाता था कि पहले कम पढ़ाओ, जाके ये करो, ऐसा करो, छोड़ दो, बच्चों को बोल दो, खत्म हो गया, ये सब नहीं कर पाता था। हमें ईमानदारी से काम करना, 10 लोग पढ़ेंगे, हम 10 को पढ़ाएं, बस उसी को सेलेक्ट करें, लेकिन वो मेरे हिसाब से काम करेंगे, रात दिन फिर पढ़े पढ़े पढ़े, डॉक्टर बने जाए, अपना जिंदगी जी। ये रोज रोज का नाटक नहीं कि यही हर साल पढ़ना है। अरे यार पढ़िए यार, क्या जो है उसमें फालतू की बातें करते, ये सब बातों का कोई वजूद नहीं होता। अभी बात करेंगे, हंस के चले जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे आए। तो यहाँ पर आपको पढ़ने का मन हो तो बैठिए, नहीं पढ़ना हो ये बहुत सारे संस्थान है, मैं आपको कभी रोकूंगा नहीं, करे मेरे यहाँ आओ, मुझसे पढ़ो, मैं बात बहुत बड़ा टीचर हूँ, फलाना, ये सब नहीं है, हमें पढ़ाना है बस। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? तो मैंने कहा रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होंगे, दोनों की मात्रा दी जाएगी, रिएक्शन को हम पहले कराएंगे जब आपस में, तो पता चल जाएगा कि किस रिएक्टेंट का पूरा मात्रा यूज हो रहा है, और जिसकी पूरी मात्रा यूज हो रही है वही क्या है, और जिसका कुछ मात्रा यूज हो गया और कुछ बच गया वो क्या है?
बस बातें 3 लाइन की बात याद रखना। सुनो बेटा, यदि प्रॉब्लम लिमिटिंग रीजन की है तो आपको 3 बात हमेशा याद रखना होगा। पहला, रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा? बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। दूसरा केस क्या, पहला काम तो ये करेंगे, जो रिएक्शन दिया होगा उसको पहले बैलेंस करें। अच्छा, बैलेंस करने से क्या फायदा होगा? रिएक्शन जैसे ही बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट का आपस में रिएक्शन करने का रेशियो पता चलेगा। क्या रेशियो? ये दो रिएक्टेंट आपस में किस रेशियो में रिएक्शन कर रहे हैं पता चलेगा, और उन दोनों का अमाउंट नीचे दिया जाए तो उसी रेशियो में उनको क्या करेंगे? रिएक्शन। तो पता चल जाएगा कि कौन पूरा यूज हो जाएगा और कौन बच जाएगा। तो जो पूरा यूज हो जाएगा वही तुरंत पकड़िए। यही है क्या? बस। तो दूसरे नंबर पे आप करिए सर्च द लिमिटिंग रीजन। क्या? सर्च द लिमिटिंग रीजन। तीसरे नंबर पे बात है, यदि हमें रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों का अमाउंट दिया है, प्रॉब्लम लिमिटिंग की है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हमें रेशियो पता चल जाएगा और उस रेशियो के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट के दिए गए अमाउंट का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में पूरी तरीके से खर्च हो रहा है। और जो पूरी तरीके से खर्च हो रहा है वही है क्या? लिमिटिंग रीजन। ये देखिए, फिर लिमिटिंग रीजन पता चल जाए, और यदि लिमिटिंग रीजन पता चल जाए तो बस उसी को पकड़ के दृढ़ता से पकड़िए उसको, और कहना विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रीजन, with the help of limiting reagent we will decide या we will calculate the we will calculate या we will decide we will calculate the amount of product produce या we will calculate produce, जो amount produce होगा प्रोडक्ट का कितना कैलकुलेट कितना प्रोड्यूस होगा बता। with the help of limiting reagent we will calculate the amount of product, amount of product which are produced, जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्री प्रोडक्ट वो कितना प्रोड्यूस होगा ये हम बता दें, और वह एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा वो भी बता दें। देखिए मैं आपके सामने बातें रख रहे, ध्यान से देखिएगा। ये 3 बात याद रखिए, हमने लिखा आप लिखिए, वो सब लिखा होगा, मत टेंशन। आइए चला जाए, समझा जाए। चलिए कोई रिएक्शन होना, आपको जनरल सा सवाल। अच्छा बेटा बात और याद रखना, मैं पहले भी बताया था रिएक्शन की प्रॉब्लम बताया था कि जब भी कभी कोई रिएक्शन आए हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो, कैसा हाइपोथेटिकल, कोई काल्पनिक रिएक्शन आ जाए फिर उसको आप बैलेंस मत करना, मान लेना तो जैसा भी लिखा क्या है बैलेंस। और रिएक्शन हमेशा किस भाषा में लिखा जाता है? मोल की भाषा। किसकी? मोल। छोटा सा बात, जैसे मैंने कहा A2B, ये रिएक्शन करा, मान लो 4C बना दिया। क्या बना दिया? 4C। तो ये रिएक्शन हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, यस। A B से C थोड़ी बनता है, ये तो एक जनरल सी बात कर दी। अच्छा यहाँ पर कुछ मान लो अमाउंट दिया है, तरह A और 1 मोल A 2 मोल B रिएक्शन करके 4 मोल C बना रहा है, ऐसा मुझे पता चला। और कुछ अमाउंट गिवन है, बिफोर रिएक्शन, BR का मतलब बिफोर रिएक्शन और AR का मतलब आफ्टर रिएक्शन। हम 2 बातें करेंगे हमेशा, बिफोर रिएक्शन क्या डेटा था और आफ्टर रिएक्शन क्या डेटा होगा, बस यही 2 लाइन की बात। चलिए भाई यदि रिएक्शन जब नहीं हुआ था तो कहा A का 10 मोल हमारे पास था, 10 मोल A का था, और हमारे पास 40 मोल B का था। B का कितना मोल था? 40 मोल। कहा 10 मोल A 40 मोल B हमें दिया गया, कहा इनका रिएक्शन कराओ, और रिएक्शन कराने के बाद ये बताओ कि प्रोडक्ट जो C है उसका कितना मोल बनेगा। अच्छा शुरू में बताओ रिएक्शन से पहले C प्रोडक्ट जो C है उसका कुछ अमाउंट था कि नहीं? वो तो था ही। कहा 10 मोल A 40 मोल B हमें दिया, कहा तुम इन दोनों को रिएक्शन कराओ, रिएक्शन के बाद बताओ जरा C कितना बनेगा। रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं A और B, दोनों का अमाउंट दिया है, प्रोडक्ट कितना बनेगा पूछ रहा है। इट मींस ये प्रॉब्लम लिमिटिंग की लग रही है, और लिमिटिंग की प्रॉब्लम है तो पहला काम रिएक्शन को बैलेंस। तो क्या इसको बैलेंस करें फिर मान तो नहीं तो बैलेंस है। अच्छा बैलेंस रिएक्शन पता चल गया तो उससे क्या पता चलता है? रेशियो। बैलेंस करना फिर रेशियो निकालना, तो रेशियो निकल के आया कि ये रेशियो हमें ये बताना चाहता है कि A का 1 मोल और B के 2 मोल से रिएक्शन करें, तो A और B के रिएक्शन का रेशियो क्या है? 1:2। 1:2। इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 2 मोल खर्च। अच्छा इसका 2 मोल जाएगा तो इसका 4, और इसका 10 मोल जाएगा तो इसका 20। आप ही ने तो बताया
कि 10 मोल A 20 मोल B से रिएक्शन करे। अब नीचे आके सोचिए, देखिए A का मोल है कितना 10, B का है कितना 40, लेकिन 10 मोल A 20 मोल B से क्या करेगा रिएक्शन, तो 10 मोल A पूरा रिएक्ट कर जाएगा और इसमें से केवल 20 मोल रिएक्ट करेगा और 20 मोल जो है B का बच जाएगा। तो ये 20 मोल B का अनरिएक्टेड है। अनरिएक्टेड माने जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं, 40 में से केवल 20 पार्टिसिपेट किया, 20 मोल बच गए। हाँ, 10 मोल पूरा चला जाएगा। बताओ A और B दोनों का अमाउंट दिया था, तो कौन ऐसा रिएक्टेंट है जिसका पूरा अमाउंट, जिस रिएक्टेंट का पूरा अमाउंट हो गया, इट मींस वही क्या है लिमिटिंग। इसका मतलब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है भैया, ए की बी, ए लिमिटिंग रिएजेंट है। बस पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ए है बस। और यही लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या है। अब बी से कोई लेना देना। फिर रिएक्शन पे पढ़िए जरा। बताओ जब रिएक्शन एक बता रहा है, रिएक्शन बार बार मदद करेगा, कहेगा जब 1 मोल A का खर्च हो तो C का बनेगा कितना 4, 1 खर्च होगा तो 4 बनाएगा, 1 से कितना बनेगा 4 और A का मोल था कितना 10, पूरा खर्च हो रहा था कि बच रहा था पूरा, तो दिमाग से सोचा 1 जाएगा तो 4 बनाएगा तो 10 पूरा खर्च होगा 40। इसका मतलब आफ्टर रिएक्शन 40 मोल C का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मोल A 40 मोल B को लेके रिएक्शन कराया जाए तो 40 मोल C बनेगा, 10 मोल A पूरा यूज हो जाएगा। इस 40 मोल B में से 20 मोल केवल यूज हुआ होगा और 20 मोल B क्या होगा बच जाएगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट छोटा सा सवाल कराया, एक बेसिक बात यदि समझ में आ जाएगी तो आपको ऐसे ही 20 सवाल आपको लगवा दूंगा, देख लीजिएगा। चलिए भाई, अच्छा एक बात और भी आती है, कभी कभी लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का हम एक छोटा सा तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं जरा समझिए। आपको मैं 2 तरीका बताऊंगा, जो आसान लगे वही लगाइए। कभी कभी क्या होगा बेटा, जैसे मान लो रिएक्शन दिया, ये तो दिया, अमाउंट भी दिया, लिमिटिंग निकालना। एक तो तरीका ये है कि इस रिएक्टेंट के दिए गए मोल में इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें। एक जो पहला तरीका, इसके दिए गए मोल में इसके कोएफिशिएंट से क्या करें डिवाइड। तो चलिए इसका मोल है कितना 10, कोएफिशिएंट कितना 1, तो 10/1 करेंगे क्या है 10। अच्छा इसका मोल है कितना B का 40 और कोएफिशिएंट B का कितना 2, इधर कितना है 20। तो ये करना कि इसके मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, ये आया 10, मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, ये आया 20। तो जरा बताओ 10 और 20 में कौन छोटा है 10 है। तो जिस रिएक्टेंट के नीचे नंबर छोटा आ रहा है वही लिमिटिंग, इट मींस वही पूरा क्या होगा। एक तो ये तरीका फिर से समझा दे रहा हूँ कि ऐसे रिएक्शन दे, दोनों का अमाउंट दिया हो, अब आप लिमिटिंग रिएजेंट सर्च करना चाहते हैं, एक तो है दिमाग से सोच लीजिए, इसका 1 जाएगा तो इसका 2 जाएगा, इसका 10 जाएगा तो इसका 20 जाएगा, ये 10 पूरा चला जाएगा, इसमें से केवल 20 जाएगा, है 40, 20 जाएगा, 20 बचेगा, ये 10 पूरा जाएगा, जो A का पूरा जाएगा, इसका ये लिमिटिंग। एक तो दिमाग से कर लिया और दिमाग मान लीजिए कम चल रहा है तो फिर और थोड़ा सोचिए क्या, फिर हम विवेक लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे कि यानी दिया है मोल, तो मोल जो दिया है अमाउंट और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, ये जो नंबर है दिमाग में रखिए, इसका जो मोल है वो रखिए, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करिए, जो ये वैल्यू है देखिए। तो ये 10 और 20 यहाँ है, तो A के नीचे नंबर कम आ रहा है, A के नीचे 10 आ रहा है, B के नीचे 20। इसका मतलब जिस रिएक्टेंट के नीचे नंबर कम आ रहा है वही रिएक्टेंट लिमिटिंग है बस। और यदि वो रिएक्टेंट लिमिटिंग है, इसका मतलब यह 10 मोल A का पूरा रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बस एक तरीका। दूसरा तरीका एक मैं अक्सर बताता हूँ, जो आप आज तक पढ़ाता रहा बताता रहा, कि आप एक काम ऐसा करें, रिएक्शन को बैलेंस करें और लिमिटिंग रिएक्शन निकालना तो नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या क्रॉस, 2 × 10 करेंगे तो इधर कितना है 20, 1 × 40 करेंगे इधर आएगा 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जिस रिएक्टेंट के नीचे नंबर कम आ जाए वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। और यदि लिमिटिंग रिएजेंट पहचान गए आप, इसका मतलब उस लिमिटिंग रिएजेंट का दिया गया पूरा अमाउंट रिएक्शन में क्या हो जाएगा। यही बेसिक फंडामेंटल बात है। देख लीजिए 1 × 40 करें इधर क्या आएगा 40 और 2 × 10 करें इधर 20। बताओ किस रिएक्टेंट के नीचे नंबर कम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक। दोनों तरीका है, एक तो तरीका बताया कि मोल में कोएफिशिएंट से डिवाइड करिए दोनों, जिस रिएक्टेंट के नीचे नंबर कम आए वही लिमिटिंग। एक दूसरा तरीका बताया रिएक्शन को बैलेंस करिए, फिर नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए।
तो फिर जिस रिएक्टेंट के नीचे नंबर आए कम वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, इसका मतलब उसका पूरा पूरा अमाउंट रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक, तो समझना नहीं होगी। देख लीजिए 2-3 सवाल करवा दे रहे हैं। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर ए है बेटा, डिसाइड हो गया। तो बताओ भाई 1 मोल A खर्च होगा तो 4 मोल C का बनेगा। 1 खर्च होगा तो 4 बनेगा। 10 मोल A पूरा खर्च होगा 40 मोल C का बनेगा। हाँ एक बात है, क्या है एक्सेस रिएजेंट जो भी है उसका कुछ अमाउंट तो बचेगा। फिर यही से सोचिए, जब इसका 1 जाएगा तो इसका कितना है 2, 1 से 1 जाएगा इसका तो इसका 2 जाएगा, इसका 10 जाएगा तो इसका 20। तो यहाँ से केवल 20 खर्च होगा, 20 मोल B अनरिएक्टेड होगा या लेफ्ट जो बच गया। इस तरीके की प्रॉब्लम आती है लिमिटिंग रिएजेंट के। छोटे छोटे सवाल को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। इधर आइए बात करते हैं। चलिए भाई एक दूसरा सवाल दे रहा हूँ, अब आप लाइए जल्दी से सोच के बताएं। जैसे मैंने कहा 2A का रिएक्शन 3B से कराया और ये रिएक्शन के बाद 4C बन गया और यहाँ पर हमें मात्रा दिया है, देखिएगा B4 रिएक्शन, अभी रिएक्शन हुआ नहीं। तो करा हमारे पास 10 मोल A था, अब दिमाग लगा के लगाए, और हमारे पास मान लो 5 मोल B का था। B का अमाउंट दिया 5 मोल, A का अमाउंट दिया 10 मोल, और अभी C का कुछ भी अमाउंट नहीं है। और करा आफ्टर रिएक्शन, AR का मतलब आफ्टर रिएक्शन, बताइए कितना मोल C बनेगा। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, कहना एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, जो एक्सेस रिएजेंट है उसका कितना अमाउंट रिएक्शन के बाद बचेगा, ये सब बता, सोच के लगा कितना 20/3 मोल C का, ठीक लग जाए, कुछ नहीं करना। पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करें कि बैलेंस मान लें, मान रिएक्शन कैसा हाइपोथेटिकल। तो एक काम करो बेटा, एक काम करो, इधर देखो बैलेंस है। अच्छा हम 3 ही काम करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है तो हम 3 ही काम करते हैं। पहला रिएक्शन को क्या करते हैं बैलेंस, जो कि ऑलरेडी बैलेंस है। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढते कि कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, तो ढूंढिए जरा सा। क्या 2 तरीका बता, दोनों में से कोई लगा, क्रॉस वाला लगे। तो 3 × 10 इधर 30 लिखिएगा, नहीं दिमाग में करिए। 3 × 10 30 इधर आ रहा है, और 2 × 5 इधर 10। किसके नीचे नंबर का मान, लिमिटिंग रिएजेंट कौन 3B की B 3B मत बोलना कि लिमिटिंग रिएजेंट 3B है ना, 2 और 3 तो ये बता रहे हैं कि रिएक्शन का क्या रेशियो। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कहना वो B है लिमिटिंग। इसका मतलब B का ये जो 5 मोल है ये पूरा पूरा रिएक्शन में क्या हो जाएगा यूज। बस यही से सोचिए कि जब 3 मोल B का खर्च होगा तो 4 मोल C का बनता है। हमें फाइनली प्रोडक्ट बनाना था, तो 3 मोल B का यूज होगा तो 4 मोल, यहाँ लिख लीजिए 3 जब इसका खर्च होगा तो उसका 4 बनेगा, 1 खर्च होगा तो 4/3 बनेगा, 5 मोल खर्च होगा तो 4/3 × का 5, इसका मतलब 20/3, इतना मोल C का बन जाएगा। बोलो ये बन जाएगा, यस। एक्सेस रिएजेंट का कितना बचेगा वो भी आ जाएगा, बोलो भाई आ जाए, लगा लीजिए। ऐसे आपको कई सवाल हम आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, देख लीजिएगा हो जाए। अच्छा चलिए एक कभी कभी वॉल्यूम का केस दे देता, वॉल्यूम दिया हो तब कैसे करें, देखिए जरा तो समझिए। बस 10 मिनट का टाइम होगा, देखिए जल्दी से। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन किया, अमोनिया बन गया। समझिए अच्छा सा सवाल करा रहा हूँ, समझिए। करा कि अभी रिएक्शन हुआ नहीं था, दिया, और हम बताएंगे AR। 2 बातें करेंगे हमेशा, बिफोर रिएक्शन डेटा क्या था और रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन क्या डेटा। चलिए तो हमसे कहा कि हमारे पास जो है 30 लीटर नाइट्रोजन का है, दिया है वॉल्यूम दिया, और 30 लीटर हाइड्रोजन भी। करा हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है 30 लीटर, नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया है 30 लीटर। अभी रिएक्शन नहीं हुआ, करा दोनों रिएक्टेंट के वॉल्यूम 30-30 लीटर है, अभी प्रोडक्ट अमोनिया कुछ भी नहीं। तो करा कि आफ्टर रिएक्शन बताइए कितना लीटर अमोनिया बनेगा। इन दोनों में से किसका वॉल्यूम पूरा यूज हो जाएगा और किसका वॉल्यूम बच जाएगा, ये बताना। सेम वही केस है जो अभी करा। तो बताइए पहला काम क्या करें, रिएक्शन को अभी आप देखिए करिए। क्वेश्चन तो बहुत करा दूंगा, एकदम बिल्कुल बोर हो जाएंगे कि यार इतना भी सवाल लगाया जाता है, तो लेकिन अभी मत लगा, अभी 2-4 सवाल पहले प्रैक्टिस। तो कहना है चलो पहले रिएक्शन को तुम बैलेंस करो। बैलेंस है यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, तो क्या करें यहाँ 3 कर दो, यहाँ 2 कर दो, अमोनिया नाइट्रोजन इधर 2 इधर 2, ठीक है बैलेंस हो, ठीक। अच्छा रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो बताओ बैलेंस रिएक्शन से क्या पता चले,
रिएक्शन का रेशियो बताओ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो रिएक्शन करने का बाइमोल क्या रेशियो 1:3। तो बाई वॉल्यूम रेशियो क्या होगा 1:3। जो रेशियो मोल का होता है वही दोनों क्या है गैस। इसका मतलब 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन हमें पता है। कहना यार जरा सोचो, इसका 1 लीटर जाएगा तो उसका 3 लीटर, इसका 10 जाएगा तो इसका 30, इसका 10 जाएगा तो इसका 20, इसका 100 जाएगा तो इसका 200, इसका 30 जाएगा तो इसका 30 खर्च होगा तो इसका 90। आइए नीचे देखिए, 30 लीटर नाइट्रोजन 90 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। क्या हाइड्रोजन 90 लीटर है? इसका मतलब क्या ये 30 लीटर नाइट्रोजन रिएक्शन में पूरा यूज होगा ना? हाँ, पूरा यूज होता कब? जब इसका होता कितना, ये 30 इसके 90 से पूरा रिएक्शन कर जाता, कोई ना बस। लेकिन अब खैर बात हमारे समझ में आई कि यार यहाँ पर एक थोड़ी सी बात पकड़ में आ गई कि 30 लीटर नाइट्रोजन तो 90 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, और 90 लीटर हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन में नाइट्रोजन का वॉल्यूम कम है। क्या है? और रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट का अमाउंट कम है वही क्या है? वही लिमिटिंग है बेटा। एक काम करो, एक तो ऐसे दिमाग से लगा, नहीं तो फिर क्रॉस करके चेक करो। 3 × 30 इधर क्या है 90, 1 × 30 इधर 30। किस रिएक्टेंट के नीचे नंबर का मारना, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? इसका मतलब हाइड्रोजन का 30 लीटर जो दिया गया है बचेगा कि पूरा यूज होगा? और फिर अब ये तो पूरा जाएगा। अब ऊपर से सोचिए कि 3 लीटर हाइड्रोजन यदि खर्च होगा तो 2 लीटर अमोनिया। सोच लीजिए पहले से 3 खर्च होगा तो 3 लीटर जाएगा, फिर 2 लीटर बनेगा। 1 से कितना बनेगा 2 बनेगा। 30 लीटर पूरा यूज हो रहा है, ये हो जाएगा 2/3 × 30, तो बोले कितना 30। या डायरेक्ट सोच लेते, क्या ये सब लगाने की जरूरत थी? आप सोच सकते थे क्या 3 लीटर जाएगा तो 2 बनाएगा, 30 जाएगा तो 20, इसका मतलब यहाँ से 20 लीटर अमोनिया बनेगा। ठीक है भाई, कंफर्म हो गया। 20 लीटर अमोनिया हम देख लिखा, आफ्टर रिएक्शन 20 लीटर अमोनिया बनेगा। हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम बचेगा 0। 30 लीटर पूरा यूज होगा तो बचेगा कुछ। अच्छा बताओ भाई, जब इसका 3 लीटर जब जा रहा था हाइड्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना जा रहा था? इसका 3 गया तो इसका 1 गया। जब ये 30 जा रहा है तो बगल से कितना जाएगा 10 है, कितना 30 जाएगा, कितना 10 बचेगा, कितना 20। तो 20 लीटर नाइट्रोजन हमारा बच जाएगा, अनरिएक्टेड होगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट। आफ्टर रिएक्शन का एक कंडीशन है, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल कभी आए तो अभी लगाऊंगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करूंगा। जो AIPMT में सवाल है 40% केवल प्रोडक्ट बन रहा है या केवल 50% प्रोडक्ट बन रहा है, तब बताओ कि कितना प्रोडक्ट बनेगा इसका। ठीक है भाई, ओके, इधर क्लियर। चलिए 2 सवाल आप और क्लियर कर लीजिए। चलिए, या इसी में चलो एक छोटा सा सवाल करा देता हूं। नाइट्रोजन है, बस आखिरी सवाल, हाइड्रोजन है, इनका रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया बनता है। फिर भाई सेम कुछ कर रहा हूं, क्वेश्चन AIPMT का है, करा रहा हूं, प्रैक्टिस देखिए। अच्छा भाई, करा कि रिएक्शन से पहले करा नाइट्रोजन का 30 लीटर था, हाइड्रोजन का भी 30 लीटर था। 30 लीटर हाइड्रोजन 30 लीटर नाइट्रोजन हमें दिया था, अमोनिया कुछ भी नहीं था। करा कि आफ्टर रिएक्शन जरा बताओ कितना अमोनिया बनेगा, ये तो आप बता लें। क्या करेंगे, पहले रिएक्शन को बैलेंस, वही प्रक्रिया फिर दोहराएंगे। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस, बताइए नंबर का क्रॉस करके चेक करिए। और यदि क्रॉस ना करना चाहे तो एक तरीका और बताए, क्या इसके दिए गए वॉल्यूम में इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड, तो 30/1 करेंगे तो इधर क्या है 30, और 30/3 करेंगे इधर 10, यहाँ संख्या कम है, और जिसके नीचे संख्या कम वही क्या है लिमिटिंग। तो ये 3 लीटर जब खर्च होता है तो इसका 2 लीटर बनता है, 30 लीटर हाइड्रोजन पूरा यूज हो जाएगा, इसका मतलब 20 लीटर अमोनिया बनेगा। 30 लीटर हाइड्रोजन पूरा रिएक्शन में यूज हो गया, और आप कहते हैं जब ये 3 लीटर खर्च होगा तो इसका 1 लीटर यूज होगा, और ये 30 पूरा ही जा रहा है तो बगल से 10 जाएगा, 20 लीटर नाइट्रोजन बच जाएगा। अब सवाल ये आया कि क्वेश्चन में हमें शर्त लगा कि 30 लीटर, पहले सुनिए लिखे 30 लीटर नाइट्रोजन 30 लीटर हाइड्रोजन का रिएक्शन कराइए,
अब 50% प्रोडक्ट बने, कितना 50%। करंट शर्त लगा दिया, अब प्रोडक्ट केवल और केवल 50% प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो बताओ भैया एक बात सुनो, 30 लीटर और 30 लीटर जब रिएक्शन करा रहे थे तो अमोनिया बन कितना रहा था 20। अब वो कह रहा है कि केवल 50% प्रोडक्ट बनाना है, इसका मतलब अब अमोनिया हमें कितना बनाना है 10। 20 का 50%। अच्छा बताओ जब 20 लीटर अमोनिया बन रहा था तो हाइड्रोजन लग कितना रहा था 30। अब केवल 10 लीटर अमोनिया बनेगा तो हाइड्रोजन लगेगा कितना 15 था, कितना 30 लगेगा कितना 15, बचेगा कितना 15। इसका मतलब 15 लीटर हाइड्रोजन क्या होगा बचे। अच्छा भैया जरा बताओ जब 20 लीटर अमोनिया हम बना रहे थे तो नाइट्रोजन लगा कितना था 10। अब केवल अब 10 लीटर अमोनिया हमें बनाना तो नाइट्रोजन लगेगा कितना 5 है, कितना 30 लगेगा कितना 5, बचेगा कितना 25 लीटर नाइट्रोजन बच जाएगा। तो सवाल यही पूछा जाता है, यही पीएमटी का क्वेश्चन है आपके, इसमें क्वेश्चन है आंसर में है, देखिए सॉरी बुकलेट में देखिएगा तो ये पता चल जाएगा कि यदि 30 लीटर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का लिया जाए, 50% केवल प्रोडक्ट बनाना है, इसका मतलब 10 लीटर अमोनिया बनेगा, हाइड्रोजन के दिए गए वॉल्यूम में से 15 लीटर यूज होगा, 15 लीटर बचेगा, नाइट्रोजन के दिए गए वॉल्यूम में से 5 लीटर यूज होगा, 25 लीटर बचेगा। इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन है 50%। सवाल ये है, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म पे यहीं से शुरू करूंगा। तो आज की बात हम रिएक्शन पे थोड़ा सा हिंट दिए, नेक्स्ट टर्म हम एक स्लाइड बनवाएंगे और इस स्लाइड के यहीं पे स्लाइड होगा इस तरीके से और उसमें सारे क्वेश्चन आपको हम फटाफट यहीं पे कराते चलेंगे। ठीक है, आज की बात थोड़ी बहुत समझ आई है तो थैंक यू समझने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। ठीक है।